कि आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसको पैराफ्रेज मत कीजिए। मैं आराम से ही पूछ रही हूँ मिस्टर शहजाद, मैं आराम से ही पूछ रही हूँ। आंदोलन किया था और 700 से अधिक किसान उसमें मारे गए थे, तो आपकी सरकार कहाँ थी उस टाइम? आप सरकार है, आप विपक्ष से चाहते हैं कि वो जवाब दे ही दे। शहजाद जी, मैं करूंगी पैराफ्रेज, मैं करूंगी और सवाल पूछूंगी। जब आपसे बोलते हैं कार्रवाई करोगे तो कहेंगे अभी तो कोर्ट में चल रहा है। अरे आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में अंजना ओम कश्यप बीजेपी की दलाली छोड़कर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से ऐसे सवाल करते हैं जिससे उनकी बोलती बंद हो जाती है। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो। कि आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसको पैराफ्रेज मत कीजिए। मैं आराम से ही पूछ रही हूँ मिस्टर शहजाद, मैं आराम से ही पूछ रही हूँ। आंदोलन किया था और 700 से अधिक किसान उसमें मारे गए थे, तो आपकी सरकार कहाँ थी उस टाइम? आप सरकार है, आप विपक्ष से चाहते हैं कि वो जवाब दे ही दे। शहजाद जी, मैं करूंगी पैराफ्रेज, मैं करूंगी और सवाल पूछूंगी। जब आपसे बोलते हैं कार्रवाई करोगे तो कहेंगे अभी तो कोर्ट में चल रहा है। अरे पार्टी तो आपकी है, निकाल दो। बहुत सारी उपलब्धियां आपकी पार्टी गिनाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से लेकर हर मुद्दे पर, कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी आपको घेर रहे हैं, और इस पर आपका क्या जवाब है? क्योंकि वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी में, जो कि सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपकी सरकार की, वो दावा कर रहे हैं कि आप वहीं पर फेल हो गए। देखिए, हमारे 11 साल के कामों का हमने हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड दिया है, और मैं कहूँ उसको समअप करूँ तो एक नया नॉर्मल सुशासन, सेवा और जन कल्याण में हमने किया है। और इसको अगर समअप करना है तो राम और गीता में समअप होता है। अब राम और गीता का नाम सुनकर हो सकता है कुछ लोगों के कान फूकें, पर राम और गीता का मतलब है आर से राष्ट्रीय सुरक्षा। 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देते थे, आज मुंह तोड़ जवाब स्टेटस देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, अब हम लोग देखते नहीं है आतंकवादी हमला होता है, हम जवाब देते हैं। नक्सली हमले भी जो है, और नक्सली प्रभावित जिले भी 150 से घटकर 18 हो चुके हैं। फिर ए से अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्री के समय पर 11वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी, फ्रेजाइल 5 में थी, आज फास्टेस्ट 5 में आई। इन्फ्लेशन 10-12% हुआ करता था, वो 5 और 4% पे आ गया। आप बोलोगे इन्फ्लेशन का आंकड़ा क्या बताते हो, कुछ रियल बताइए। तो जो 300 रुपया प्रति GB डेटा आता था, आज वो 10 रुपये का हो चुका है। जन औषधि केंद्र में 70 से 80% के डिस्काउंट पर दवाइयाँ मिलती है। M से महिला सशक्तिकरण, चाहे वो 3 तलाक कानून लाना हो, चाहे वो हमारा UCC के कानून पे आगे बढ़ना हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, परमानेंट कमीशन आर्म फोर्सेज में हो, या पहली बार सेक्स रेशियो 1020 मतलब महिलाओं के प्रति पॉजिटिव हुआ है, या हमारी सारी स्कीम ले लो, उज्ज्वला ले लो, शौचालय की ले लो, घर आवास की ले लो जिसमें ओनरशिप महिलाओं की है, मुद्रा की ले लो जहाँ 70% लोन महिलाओं को मिला है। तो महिलाओं को सशक्त करना, 70% ड्रॉप आउट से 30% ड्रॉप आउट रेट मुस्लिम महिलाओं का हुआ है। गीता में जी जो है वो गरीब कल्याण, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, केवल नारा नहीं दिया हमने। 25% गरीबी होती थी, आज 5% पर खड़ी है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। 12 करोड़ टॉयलेट, 4 करोड़ आवास, 12 करोड़ सिलेंडर, 12 करोड़ हमने टैप दिए, और इससे हमने गरीबों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाई है। ये सारे आंकड़े कहते हैं, हम केवल नारा नहीं देते हैं, हमने काम किया। बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं इस सरकार की, जिसकी हम लोग चर्चा अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी हमले के बाद हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करते थे। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये सच्चाई है कि राजीव जी ने कहा था कि पैसा जो हम बेचते हैं वो पहुंचता नहीं है 90 पैसा 1 रुपए में। ऐसे में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें पैसा सीधा आपके अकाउंट में जा रहा है, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या ये बड़ी उपलब्धियां नहीं है जिस पर आपकी सरकारों ने काम नहीं किया? आज जब हम इस बहस को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, मोदी सरकार के 11 साल, याद कीजिए जब मोदी सरकार ने पिछले वर्ष आज इसी वक्त जब शपथ ली थी, तब क्या हुआ था? रियासी में एक आतंकवादी हमला हुआ। हमारे तीर्थयात्री 50 यात्रियों से भरी हुई बस जम्मू में तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रही थी, तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। ड्राइवर और कंडक्टर के सिर में गोलियां लगी, 9 लोगों की हत्या कर दी। वो तो बस खाई में गिर गई, और 40 लोगों के सीने पर गोलियां लगी, वो बच गए, नहीं तो ये पहलगाम से भी बड़ा आतंकी हमला था। मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। मैं पूछना चाहता हूं देश के युवाओं से, क्या इन 10 वर्षों में आपको रोजगार के अवसर मिले? अगर मिले हो तो बताइए। एक युवा को अगर रोजगार का अवसर मिला हो तो बताइएगा। 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको फसलों के दाम मिले? फसलों के दाम मांगने पर लखीमपुर खीरी में आपको बस से रौंद कर मार डाला गया। एक NRI शरद मराठे के कहने पर 3 कृषि के क्रूर काले कानून लाए आपकी आमदनी छीनने के लिए। जब किसान भाई दिल्ली के दरवाजे पर आए तो पहले तो करनाल से लेकर दिल्ली तक उनका सर लहूलुहान कर दिया। 700 किसानों ने अपनी
आत्महत्या की, शहादत किसानों की हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेटियों के साथ न्याय हुआ? हमारी देश का गौरव गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तिल कर तड़पा तड़पा कर मारा गया। उनका सिर्फ अनुरोध यह था कि उन्हें न्याय चाहिए। मणिपुर से लेकर पूरे समूचे देश में, मणिपुर से लेकर देश में सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक दिया गया। अगर इतनी उपलब्धियां होती तो ये शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री जी नहीं करते। इन्होंने कहा कि हमने मुद्रा के लोन की उपलब्धता कराई। 90% मुद्रा के लोन इस देश शिशु कैटेगरी के हैं, आप जाकर उसकी तस्दीक कर लीजिएगा। इस देश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं सारे लोगों को जिनके आवास नहीं है 2022 तक आवास दूंगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहती रही प्रधानमंत्री जी 1,20,000 रुपए में मकान नहीं मिलते। आपका योगदान सिर्फ 70,000 रुपए बाकी राज्यों को देने होते हैं, एक नहीं सुनी। इस देश का किसान कहता रहा कि 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, कृषि मंत्रालय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को 2017 से कह रहे हैं कि आप इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए कृषि यंत्रों पर से, खाद पर से, कीटनाशक पर से जीएसटी हटा दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा। बहुत अच्छा है, लेकिन कि कांग्रेस के सांसद, समाजवादी के सांसद, इनके सांसद, मैंने कहा विदेश की नाम रोशन किया और पाकिस्तान को बेनकाब किया। लेकिन आपके नेताओं ने क्या किया? आपके नेताओं ने इस देश के अंदर में रह के क्या किया? विजय शाह ने क्या किया? आप अभी आर्मी की बात कर रहे थे ना, सेना की सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने। किसने बोला? पठानिया, इनके एक विधायक है उधमपुर के, वो क्या कहते हैं, एयरफोर्स को नालायक बता रहे थे वो। उनके बारे में आपने क्या कार्रवाई की? रवि कुमार इनके एक हैं, एमएलसी हैं कर्नाटका में, वो कह रहे हैं, एक हमारी आईएएस ऑफिसर को कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान होने का उनको अंदेशा जता रहे हैं। और यहां भी नहीं रुकते हैं। इनके एक जाखड़ा जी है राज्यसभा में, वो जाखड़ा जी कह रहे हैं कि जो बहना, जो 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा पहलगांव में, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आपके नेता तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको हमें बोलने में भी शर्म आती है। और आप कौन से, नहीं, आप कौन सा एग्जांपल लेके आओगे? आप एग्जांपल लेके आओगे जो हमारे आपके बीच में कोई बात होती है उसको लाके कोट करोगे बार बार। लेकिन आप बताइए, सेना का अपमान किसने किया? वीरांगनाओं का अपमान किसने किया? आपके नेताओं ने। लेकिन आज भी आपका नेता आपकी पार्टी बना हुआ, उसको पार्टी तक से नहीं निकाल पाते आप। जब आपसे बोलते हैं कार्रवाई करोगे तो कहोगे अभी तो कोर्ट में चल रहा है। अरे पार्टी तो आपकी है, निकाल दो पार्टी से, कोर्ट जब तय करेगा तब करेगा। एक तो अनुराग भाई, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बात करें, नया नॉर्मल है डिबेट का। मैं 2 वाक्यों में अपना जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मैं तो स्वयं मानता हूं अनुराग जी, जो हमारे सांसद गए, देश के सांसद थे, ना वो आतंकियों की तरह घूम रहे थे, ना वो सुपर प्रवक्ता थे। पर कुछ लोगों ने, सुन लीजिए ना, आतंकी भी कहा और कुछ लोगों ने, क्योंकि देश को प्रथम रखा तो उनको सुपर प्रवक्ता। दूसरी बात, मैं आपको कहता हूं बीजेपी की ओर से जो कार्रवाई रामगोपाल यादव पे आप तय करो वो विजय शाह पर तय कर देते। चलिए, आप बोले रामगोपाल यादव गलत थे, एक बात तो बोलिए, मैं तो बोलता हूं विजय शाह गलत। जवाब ले लो, 2 सेकंड, क्या बात है? 2 सेकंड का जवाब। एक सेकंड, आप सरकार है, आप विपक्ष से चाहते हैं कि वो जवाब नहीं दे। अरे साहब, वो मंत्री हैं, विजय शाह मंत्री हैं। अंजना जी, कैसी बात कर रहे हैं? अंजना जी, एक सेकंड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, आपने मेरे बयान को समझा ही नहीं। अंजना जी, प्रोसीजरल एक्शन और मॉरल एक्शन, प्रोसीजरल एक्शन जो होना होता रहेगा, मॉरली हम इसके साथ नहीं खड़े। क्या वो कह सकते हैं रामगोपाल यादव जी के स्टेटमेंट पे? 2 सेकंड का जवाब। मतलब आपने और कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं है? कांग्रेस ने अंजना जी, आप मुझे पैराफ्रेज मत कीजिए। शहजाद जी, मैं करूंगी पैराफ्रेज, मैं करूंगी और सवाल पूछूंगी। मतलब अगर आप, मैं आराम से ही पूछ रही हूँ मिस्टर शहजाद, मैं आराम से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसको पैराफ्रेज मत कीजिए। बट जब आप एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, जो कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं साहब? मैं फिर से 10 सेकंड लेकर, ये तो इनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में ही तो जन्म हुआ है। ये कहां से एक्शन लेंगे? अमित शाह साहब वेस्ट बंगाल में जाकर ममता बनर्जी को बोल रहे हैं। ठीक है सर, मैं चली जाती हूँ, आप ही डिबेट कंडक्ट कर लीजिए। अंजना जी, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो सवाल इनसे पूछ रही हूँ, आप बोलने लगे, ऐसे लिखने लगे, प्लीज सर। अंजना जी देखिए, ऐसे है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि एज ए पार्टी हम इन बयानों का कतई समर्थन नहीं करते। सुनिए मेरी बात पूरी, सुनिए। इसीलिए पार्टी से नहीं निकाल, हम इसको, सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये करेज ऑफ कन्विक्शन है कि उनके गलत को गलत बोलूं। अब मैं एक ही बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सड़क का गुंडा बोलने वाले, खून की दलाली बोलने वाले, सेना को सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, और पुलवामा पर वोट के लिए किया गया रामगोपाल यादव सीरियल ऑफेंडर है, उन पर आपने कम से कम खंडन तो करना चाहिए। बस इतना मैं पूछ रहा हूँ। 2 सेकंड में देखिए, आपने बोला
आप अपनी नेता को पार्टी से नहीं निकाल पा रहे हैं, जो आर्मी को गाली दे रहा है, आर्मी का असम्मान कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा, उसको पार्टी से नहीं निकाल पा रहे। क्या कह रहे हैं? मैं खंडन कर रहा हूं, खंडन कर रहा हूं। बताइए आप, हमारी बहनों का 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, उनके नेता को पार्टी से निकाल, खंडन कर रहे हैं। अब आदरणीय रामगोपाल जी की बात बोलो, चलो रामगोपाल जी की बात कर लीजिए। आदरणीय रामगोपाल जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सूफिया कुरैशी जी इस देश की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। सवाल पूछते मैं पक्ष से सवाल पूछना चाहता हूँ इसलिए कि जब आप बात किसानों की करते हैं तो जब आप बात किसानों की करते हैं तो किसानों ने 13 महीने तक सड़कों पर किया था, आंदोलन किया था और 700 से अधिक किसान उसमें मारे गए थे। तो आपकी सरकार कहाँ थी उस टाइम? मैं आपके दोनों बिंदुओं का सवाल, एक सवाल में 2 बिंदु है, दोनों का जवाब देता हूं। पहले तो जो आपने कहा, हमने वो तीनों कानून वापस लिए। ये प्रधानमंत्री जी को डिक्टेटर बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस लिए। पर जिन कानूनों की बात कर रहे हैं ना, वो कानून केरला में लागू है, एपीएमसी नहीं है वहां पे। वो कानून इनके मैनिफेस्टो में है 2019 के, अभी तक माफी नहीं मांगी उसके लिए। अगर वो कानून लाना गलत था तो इनके मैनिफेस्टो से नहीं, हमने तो हटा दिया। और दूसरी बात इनकी बिंदु जो है कि उन्होंने कहा कि 700 किसानों की मृत्यु हुई। हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट से मांगा, खास करके पंजाब इनके पास है, इनके अलायंस के पास है, कि कितने किसान हमारे नहीं रहे, सॉरी मैं वो शब्द वापस देता हूं, कितने किसान नहीं रहे, तो उन्होंने बोला 0। इनसे पूछे कितना आंकड़ा दिया। अब तीसरी बात, प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको अंजना जी, मैं राज्यों से सूची मांगी गई थी, उन्होंने अगर नहीं दिया तो किसानों को एक लास्ट पॉइंट जल्दी से पूरा कीजिए। लास्ट पॉइंट बच्चे को बताना चाहता हूं। हम, आपको पता है देश का एग्रीकल्चर बजट था 25,000 करोड़, मोदी जी के आने के बाद 1,25,000 करोड़ हुआ। मेरा सवाल अभय जी से है। सर, आपने ये कहा कि कोरोना काल में काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई जो है बिना ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जिसमें करोड़ों लोगों को वैक्सीन्स मिली और लोग सेफ भी रहे। और अभी भी कोरोना की एक नई वेव आने वाली है, उसके लिए मॉक ड्रिल्स चल रही है। ये राज्य ये देख रहे हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी सरकार को, कोई भी वो करें। मोदी सरकार के आने से पहले 39 करोड़ वैक्सीन हर साल इस देश में मुफ्त में लगा करती थी। एक गंभीर सवाल खड़ा करता हूं वैक्सीन पर। यूके की अदालत में एफिडेविट दिया उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कि थ्रम्बोसाइटोपेनिया और थ्रम्बोसिस से इस वैक्सीन की वजह से लोग मरे, और उसी वक्त हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि इसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई शोध नहीं करा के। लेकिन ये गंभीर सवाल अगर हम पूछते हैं तो वो जायज सवाल है और जनता के हित के सवाल हैं। जो इन्होंने केरला की बात की, केरला में वो कानून नहीं है क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 2 में इन्होंने संशोधन। जल्दी से 2 लाइन। देखिए, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमको याद है कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हो या चाहे पोलियो का हो, 30-30 साल बाद आता था। आज देश ने 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाई, तो ये मॉडर्ना और फाइजर के एक प्रचार करने लगे। दूसरी बात, इन्होंने बात की किसानों की और कास्ट सेंसस कर्नाटका में हो चुका है ना अंजना जी, मुझे जो लगता है ये ऐसा है कि आपने हिमाचल में 10 सेकंड, हिमाचल में आपने वादा किया था 1 लाख सरकारी नौकरी का, दूध खरीदेंगे 80 रुपए लीटर, 1500 रुपए महिलाओं को, 300 यूनिट बिजली फ्री, और डीजल के दाम घटाएंगे, 7 रुपए बढ़ा दिए, और वहां पे 100 रुपए लीटर दूध देंगे फार्मर्स को। कितना होगा करे? मैंने तो रिपोर्ट कार्ड गिना अपना, पूरा एक चीज गिना। देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, जो आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप हिमाचल भाग जाते हो, केरला भाग जाते हो। अरे सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए कि आपने क्या किया इस युवाओं के रोजगार के लिए? आपने क्या किया? आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, तो आप उसको नहीं कांग्रेस से कंपेयर क्यों करते हो? 2011 की रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और आपने देखा इस वीडियो में अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता की किस तरीके से धुलाई की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।